तो झारखंड में मुख्यमंत्री आवास पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री से पूछताछ चल रही है। जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है और ये बताया गया कि दरअसल अब जेएमएम ने भी पूरी तैयारी कर ली है, पूरी रणनीति बना रखी है कि आगे कौन सा कदम उठाना है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अरविंदर सिंह जी हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिकेश सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राहुल तालान जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अरविंदर सिंह जी, आपसे शुरुआत करेंगे चर्चा की। क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि विधायकों के साथ जो बैठक मुख्यमंत्री ने की है उसमें 2 कागजों में साइन कराए गए हैं, सादे कागजों में। कितने नामों पर चर्चा चल रही है मुख्यमंत्री बनाने को लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मामला विधायकों के बीच का है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जितने भी सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं उनके बीच का है। तो ये इसके लिए मैं इसके बारे में किसी तरह की जानकारी मुझे है नहीं है। इनफैक्ट सच बताऊं तो अंदर क्या हो रहा है मुझे भी मीडिया के थ्रू से पता चल रहा है, और हम प्रीवी भी नहीं है। जो वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से डिसाइड होगा विधायक दल की बैठक में, उनका ही नाम होगा। और बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जिनको भी सर्वसम्मति से चुना जाएगा वो हमारे लीडर होंगे। बट दिक्कत ये है कि ये हम क्यास लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तब, तो ऐसा होने की बात है अगर, तो बहुत कुछ हो सकता है ना। मतलब जब बिल्कुल तक आपने ठीक बात कही। अगर ऐसा होता है तो बहुत कुछ हो सकता है। और इस बीच जो है घर में भी कलह देखने को मिल रही, क्या गृह कलह जिसे कहते हैं, क्योंकि सीता सोरेन का हम जिक्र करें तो वो भी आज उनका पहली बार नहीं है, पहले भी सरकार को लेकर के सरकार के खिलाफ ही मुझे लगता है कि दिस इज हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। जिस सबको यहाँ पर बोलने का अधिकार है। अगर कोई दुखी है तो वो कम से कम सिर उठा के बोल रहा है। बीजेपी की तरह नहीं है कि दिल्ली से जो आदेश आया कोई मन मसोस के भी रह जाए वो कुछ नहीं बोल सकता। तो ये अगर बीच में विरोध की बात उठ रही है तो मुझे लगता है कि दिस इज हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। अरविंदर सिंह, आप इससे हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी अच्छा नहीं लग रहा है? कम से कम उनको इतना अधिकार पार्टी में दिया गया है कि वो अपनी बात बोल सकते हैं। हाँ, अच्छी बात है। 4 विधायक कल बैठक में पहुंचे नहीं थे, और अगर इसी तरीके से पार्टी में दो फाड़ हो जाती है, सरकार गिर जाती है, तो आरोप फिर यह भी लग जाता है कि बीजेपी ने पूरी साजिश रची और सरकार गिरा दी। अरे तो फिर आप वही तो बात दिक्कत है पांडे जी। आप बात कर रहे हैं कि कंडीशनल, अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा। हम लोग को जैसे गवर्नर ने एक बात बहुत अच्छी हमारे गवर्नर साहब ने कही थी कि विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। तो जब होगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, तब हम देखेंगे बैठ के। सब विधायक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और माननीय लोग हैं हमारे। कोई ऐसे मतलब सूझबूझ वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोई कदम उठाएगा कि जिससे सरकार को खतरा हो जाए। ठीक है, आपको ये उम्मीद है कि कोई ऐसा कदम उठाएगा नहीं। ऋषिकेश सिंह से समझ लेते हैं। ऋषिकेश जी, कांग्रेस साथ में है जेएमएम के? कांग्रेस बिल्कुल मजबूती के साथ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। और जो कल आप बैठक की बात कर रहे हैं, तो कल आपको जानकारी होना चाहिए कि कांग्रेस के प्रभारी रांची आए हुए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ महागठबंधन के सारे विधायकों के साथ बैठक हुई। और ये रूटीन बैठक थी, कोई ऐसा नहीं था कि कोई साइन लिया गया। सब अनुमान लगाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ईडी के साथ आज पूछताछ चल रही है, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। और अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, और अभी की स्थिति के अनुसार आगे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ख्वाब पाल के रखी है कि वो जल्द से जल्द सरकार गिराए, वो सरकार में आएगी, तो महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, साथ में वाम दल के एक विधायक बिल्कुल इंटैक्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबों पर पानी फेर देंगे और यहाँ पूरे 5 साल तक महागठबंधन की सरकार चलेगी। हेमंत सोरेन आदिवासी जरूर हैं, लेकिन डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले मुख्यमंत्री में हैं। आप देखा होगा कि 10-10 सम्मन आया, ईडी ने लाख परेशान करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री डटे हुए हैं और उसको समय से जवाब भी दे रहे हैं।
और आगे भी माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन वही तो बता रहे हैं कि आप डरने वाले नहीं। बीजेपी यही बात तो कह रही है कि 31 से 40 घंटे मुख्यमंत्री कहां थे, कुछ पता ही नहीं था। देखिए, आप एक चीज समझिए, मुख्यमंत्री Z+ सिक्योरिटी में होते हैं पांडे जी। बिल्कुल। और Z+ सिक्योरिटी में जब कोई सीएम है तो उसके जितने अधिकारी हैं सारे लोगों को पता होता है कि हमारा जिसके लिए हम सिक्योरिटी दे रहे हैं वो कहाँ है। और गठबंधन के शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे मुख्यमंत्री। और जहां तक भाजपा आरोप लगा रही है कि 40 घंटे गायब थी, तो और ईडी का इन्होंने छापा मारा मुख्यमंत्री के लिए, तब तो अगर भाजपा के अनुसार मुख्यमंत्री गायब थे तो ये गृह मंत्रालय का फेलियर है, अमित शाह का फेलियर है कि उनके अनुसार जो गायब थे उनको 40 घंटे में भी नहीं ढूंढ पाए। इसके लिए अमित शाह को देश से माफी मांगना चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए कि जिसको हम गायब कर रहे थे उसको हम गृह मंत्रालय 40 घंटे में नहीं ढूंढ पाया। ये सब बेबुनियाद आरोप मीडिया के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, माफी तो फिर इस तरह में मुख्यमंत्री को भी मांगनी चाहिए, पूरा करेगी। हाँ, और यूपी के सरकार को भी फिर हमें याद करना चाहिए कि जब केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन जी भी थे तब भी वो भी कुछ घंटों के लिए गायब थे, कितने दिनों के लिए, फिर वो गायब होते हुए अपने यहाँ से इस्तीफा भी भेज दिया था प्रधानमंत्री को। चीज को नहीं पकड़े, नहीं Z+ सिक्योरिटी में कोई भी आदमी होता है तो उसकी सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी ऑफिसर की होती है। ठीक है प्रदीप सिन्हा जी, का ख्याल रखा जाता है। ठीक है प्रदीप सिन्हा जी, ये पूरा प्रोपेगेंडा क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? एक और बड़ी साजिश बिहार में तो आपने खेला कर ही दिया, आप झारखंड भी करना चाह रहे हैं? प्रोपेगेंडा नहीं है, और जो लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनको भी स्पष्ट कर दूं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मुख्यमंत्री के जो साथी आज जेल में बंद हैं, प्रेम प्रकाश हो या पंकज मिश्रा हो, छवि रंजन हो, पूजा सिंघल हो, इनके खिलाफ ईडी ने जो कार्रवाई की निश्चित रूप से सबूतों के आधार पर की और उनके यहाँ से जो रिकवरी हुई है उसके आधार पर की गई। आप योगेश जी, अगर झारखंड की राजनीति में आपको थोड़ी बहुत पीछे की जानकारी होगी तो आप एक बात जरूर देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री का एक बयान कभी ये नहीं आया। अरे आपने हमारे साथ 50 डिबेट कर ली है भैया, आपको याद होगा। जी जी योगेश जी, हाँ। नहीं इसलिए आपको मैं याद दिला रहा हूँ, हाँ। कि जो मुख्यमंत्री का एक बयान आप देख लीजिएगा कि कभी उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसका समर्थन नहीं किया, वो भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े रहे। यहाँ तक कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई करे, उनसे कोई पूछताछ करे, उसको लेकर कैबिनेट में एक उन्होंने डिसीजन ले लिया कि ईडी के अधिकारियों को पूछताछ करने के पहले कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से अनुमति लेनी हो। हालांकि बाद में ईडी ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी और कैबिनेट सेक्रेटरी जो वंदना डाडेन है उनको स्पष्टता के साथ बता दिया गया कि आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तो मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो पेट में दर्द किसको हो रहा? इस राज्य से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को भगाया जाना चाहिए, भ्रष्टाचारी जेल के अंदर। इस बात का तो समर्थन मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए और एकजुटता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए। लेकिन अगर लोगों को लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है तो मुख्यमंत्री एक बार बोले तो कम से कम कि प्रेम प्रकाश के यहाँ से जो AK-47 बरामद हुए वो गलत था और निश्चित रूप से वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, आपने प्रेम प्रकाश जी का जिक्र किया, AK-47 बरामद हुई, वहां से ये अब कहा गया कि सरकार की तरफ से कि भाई वहां पर सुरक्षित रखाया गया था, तमाम तरीके की चीजें वहां रखी और हालांकि उस पर कार्रवाई हुई। विष्णु अग्रवाल का हम जिक्र कर लें, जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी उसके पहले से लगातार एक लंबे समय से ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप वहां पर लगाया जा रहा है कि दरअसल ये पूरी रणनीति की जा रही है तोड़ने की, सरकार को गिराने की। कांग्रेस की जिस तरीके से विधायकों ने कांग्रेस पर ही बड़ा आरोप लगा दिया और यहां तक लगाया गया कि आपके किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से डील हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि आप हमारे साथ आ जाइए तो इतने करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। जी योगेश जी, आपने बढ़िया प्रश्न किया और आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने उसको लेकर जब गिरफ्तारियां हुई कोलकाता में, पैसे रिकवर किए गए उनके पास से, तो कांग्रेस पार्टी ने 3 विधायकों को निलंबित कर दिया। एक कमेटी भी बनाई जांच के, उस कमेटी की जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई और विधायकों का निलंबन भी वापस ले दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ कौन है और बेवजह किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम घसीटना, मैं समझता हूं कि ये समझ से परे थी। अगर उनके पास कोई सबूत था तो निश्चित रूप से कम अपने दल को तो बता देते कि हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास ये फोन कॉल्स है, ये डिटेल्स है, लेकिन कुछ नहीं बताया। लेकिन अनर्गल आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरह से संशय की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, आपको याद होगा कि 14 दल सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ईडी, सीबीआई और आईटी को कार्रवाई करने से रोका जाए, लेकिन वहां भी इनकी याचिका जब खारिज हो गई तो निश्चित रूप से इनकी मानसिक असंतुलन को आप समझ सकते हैं
कि एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं ये लोग जहां क्या करना है, क्या बोलना है, इनको समझ नहीं आ रहा, इसलिए कुछ भी अलग आरोप लगाते हैं। राहुल तालान जी, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, कैसी सियासत चल रही है? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, भ्रष्टाचार एक भी बाहर बचेगा नहीं, ईडी सीबीआई जो भी एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, वो स्वतंत्र होकर के काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके सरकार को गिराने की कोशिश पूरी की जाती है। देखिए योगेश जी, भारतीय राजनीति की सच्चाई है कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। तो उस भ्रष्टाचार पे, जब आप भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं या ट्राई करते हैं, तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। सवाल किस पे उठते हैं? क्योंकि आप एक सरकार हैं, सरकार कुछ एजेंसी चलाती है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, राज्य सरकारें भी चलाती हैं अपने यहाँ भ्रष्टाचार रोकने के लिए। लेकिन क्या भारत में भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल है। क्या पॉलिटिकल भ्रष्टाचार है भारत में? बिल्कुल है। क्या पॉलिटिशियन भ्रष्ट हैं भारत में? बिल्कुल हैं। तो इन चीजों से बचा जा सकता है क्या? कि अगर जो कोई ये बोले कि हमारे नेता ईमानदार हैं, क्या शिबू सोरेन ईमानदार हैं? सवाल ये, शिबू सोरेन ईमानदार थे या फिर अब उनके बेटे ईमानदार हैं? सवाल ये भी तो है ना। सारी चीजें कैसे एक पॉलिटिशियन जिसको कुछ लाख रुपए पेमेंट मिलता है, तनख्वाह मिलती है, जब वो असेंबली में होते हैं या विधायिका में होते हैं, और फिर उनको पेंशन मिलती है, वो करोड़पति हो जाते हैं, और फिर अचानक से उनके पास अंधाधुंध पैसा होता है और बहुत बड़ा बिजनेस होता है। तो ये सारी चीजें भारत में हमने सब में देखी, ऐसा नहीं है कि मैं लेकिन राहुल तालान जी, यहीं पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लोग आज जेल में हैं, जिन लोगों पर आरोप लग रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, और वही ऐसे लोग हैं कुछ जो बीजेपी की सरकार जब झारखंड में हुआ करती थी तो उन लोगों को ही टेंडर ठेका पट्टा दिया गया था। सरकारी कर्मचारी, एक शिक्षक को टेंडर दे दिया जाता है, पूरे आंगनबाड़ी क्षेत्र में जो सप्लाई होता है उसको पूरा टेंडर दे दिया जाता है। वो फलते फूलते रहते हैं और सरकार दर सरकार वो अपना जो परचम है वो लहराते रहते हैं, अपने संबंध बनाते रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था झारखंड की में। सरयू राय जी ने जब आरोप लगाया, सरयू राय के विधायक थे, और फिर उन्होंने आरोप लगाया मुख्यमंत्री पे, जब जो उसका तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जो अब राज्यपाल है, उन्होंने खुल के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए उनको बीजेपी से टिकट नहीं दी गई थी। फिर बाद में वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े और जीते। तो ऐसा थोड़ी है कि झारखंड में भ्रष्टाचार भी एक ही पार्टी कर रही है, जेएमएम कर रही है, बीजेपी ने नहीं किया था, बीजेपी के लोगों ने नहीं किया था। बिल्कुल किया था, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार को सब जैसे ही, अब जैसे केंद्रीय एजेंसी जब कार्रवाई कर रही है तो उनको बोल देते हैं कि भाई आप उन पे टारगेट कर रहे हैं, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हेमंत सोरेन भ्रष्ट हैं क्यों? कोई जब आज तक लाल बहादुर शास्त्री जी पे आरोप नहीं लगा पाता है कि वो करप्ट पॉलिटिशियन थे। क्यों नहीं लगा पाता है? क्योंकि उन्होंने करप्शन नहीं किया था। कोई बोल देगा कि लाल बहादुर शास्त्री करप्ट पॉलिटिशियन थे भारत में? नहीं बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने किया नहीं था। आप साबित नहीं कर सकते। शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन या बाकी जो इतने सारे जेल में जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो टेंडर और पूजा सिंघल जो आईएएस और आईपीएल के पीसीएस थे, तो जब वो जेल में, तो उन्होंने किया था। वो किसके लिए भ्रष्टाचार करते हैं? वो कुछ अपनी जेब में रखते हैं और कुछ पॉलिटिशियन को पहुंचाते हैं। ये भारत की बहुत बुरी सच्चाई है इस राजनीति की। और अगर जो कोई एजेंसी, जैसे ईडी को लोग बोल देते हैं कि ईडी को सरकार यूज कर रही है, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का यूज कर रही है। देखिए, ईडी, जब ईडी एक्ट का गठन, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट बना था, और तब ईडी एक्ट बना था, ईडी एक्ट में ये था कि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने उसमें संशोधन किया उस एक्ट में, और उन्होंने बोला, मोदी सरकार ने ये तय किया कि ईडी को सीबीआई से, आईबी से, रॉ से, इनकम टैक्स से, जहां से भी वो जानकारी चाहे उनके साथ जानकारी साझा कर सकते हैं। ठीक। अब जब जानकारी साझा की जा रही है तो ईडी के पास इस वक्त इतनी ज्यादा पावर है और ईडी के पास इतनी इंफॉर्मेशन है, वो कार्रवाई कर रही है। तो आपके जो भी विरोधी हैं बीजेपी के, या जिनकी सरकार नहीं है इस वक्त, या जिनकी सरकार है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। ऐसा थोड़ी केंद्र सरकार पर आरोप ठीक होने लगते हैं। एक और छोटा सा सवाल उसके बाद, ठीक है, ये तालान जी ये जानना चाहेंगे कि अब अगर गिरफ्तारी होती है, क्योंकि अभी तो अरविंदर जी कह रहे हैं अगर मगर में सवाल हम नहीं करते हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि यदि गिरफ्तारी होती है तो अगला कदम जेएमएम का क्या होगा? कौन मुख्यमंत्री बन सकता है अब झारखंड का? क्योंकि कई नाम चल रहे हैं इस बीच।
वो तो उनका प्रोग्रेटिव है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुझे लगता है परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए किसी दूसरे को, बाहरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और जो कैपेबल नेता हो उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन ये पक्का है कि गिरफ्तारी होगी हेमंत सोरेन की। ईडी के पास पक्के सबूत हैं, हेमंत सोरेन नहीं बचेंगे। अगर जो अब जैसे ये एक चर्चा चल सकती है कि भाई बीजेपी में आ जाएंगे तो बच जाएंगे, हो सकता है बच जाएं, पर ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक बच जाएंगे। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के पास पक्के सबूत हैं और उन्होंने नहीं, आपने कहा बीजेपी के साथ आ जाए, क्या आप यहां पर इशारा करना चाह रहे हैं कि बिहार की तरह यहां पर भी? मैं कह रहा हूं योगेश जी कि देखिए, लोग विरोधी तो ये भी बोल देंगे ना कि वो सरकार गिराने के लिए बात कर रहे हैं और वो बीजेपी में आ जाएंगे तो बच जाएंगे। अच्छा, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। अगर जो वो धुल भी जाते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई पक्का है, ईडी के पास सबूत है। आप प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। जो बीजेपी में जो लोग आ गए जिनके, उनकी प्रोसेस डिले हुई है, ऐसा नहीं है कि वो पाक साफ निकल गए। कोई पाक साफ नहीं निकलेगा। जब कांग्रेस की सरकार आएगी सबको धुल देगी। अब ये भारत में जो सफाई का कार्यक्रम चला है वो हर एक सरकार को चलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। अरविंदर सिंह जी, ये आप कह रहे हैं कि अगर मगर में नहीं, लेकिन चर्चाओं का बाजार जो गर्म है उसमें कई नाम। एक बड़ी बात कही तालान जी ने कि परिवारवाद से बचने के लिए एक रास्ता। दूसरी बात, एक और बड़ी समस्या यहां पर पैदा हो रही है कि कल्पना सोरेन को लेकर के बीजेपी आक्रामक है कि भाई वो महाराष्ट्र हाईकोर्ट का एक जो आदेश जारी हुआ था उसको उदाहरण दे रहे कि 1 साल से कम का समय बचा हुआ है तो उपचुनाव हो नहीं सकता, और कल्पना सोरेन को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उन्हें चुनाव लाना पड़ेगा, विधायक बनना पड़ेगा। सीता सोरेन अलग ताल ठोक रही हैं। तो ऐसे में क्या जोबा मांझी बेहतर उम्मीदवार नजर आ रही हैं? पहले तो एक महिला मुख्यमंत्री मिल जाएंगी, दूसरी बात ये हो जाएगी कि एक बड़े आदिवासी की भाई पत्नी रही कि उनके पति नहीं रहे। देखिए, सबसे पहले तो राहुल जी ने जो बातें कही, बातें बहुत सटीक थी, चुभने वाली थी, बट सच्चाई थी कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। तो ये बात तो सब आज सामने आ गए कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री का काम कर रही है। ठीक है, अगर ईडी के पास सबूत है, अगर किसी ने गलत किया है तो सबसे बड़ा कोर्ट पब्लिक का है और उससे भी बड़ा कोर्ट ऊपर वाले का। ऊपर वाला सब कुछ देखता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि अगर किया है, सबूत है, तब उसमें अगर कोर्ट में प्रूव हो जाता है तो इनको अपनी मतलब इनोसेंस साबित करना होगा कोर्ट में, और वो कोर्ट की बात है। इन्होंने हमारे मित्र जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने नाम लिया प्रेम प्रकाश। तो ये वही प्रेम प्रकाश है, ये वही पूजा सिंघल है जिनकी गाड़ी में यहाँ के सीएम चला करते थे, बीजेपी के सीएम। ये वही पूजा सिंघल है जिनका डायरेक्ट सीएम हाउस में एंट्री थी और सारा कमांड वहां से लेके ये अपना इकलौता सिक्का चलाती थी बीजेपी के सरकार में। तो ये मतलब सिलेक्टेड एमनीशिया क्यों हो जाता है इनको? तो एक बहुत पुराना है ना कि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो मुझे ये बात, मैं राहुल जी की एक बात से बहुत सहमत हूं और मैं दोहराना भी चाहता हूं कि भ्रष्टाचार किसी तरह से जो मतलब दीमक की तरह हमें खा गया है इस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया को, ये कहीं ना कहीं इसकी कोई इलाज होना चाहिए। बट इलाज होना चाहिए ये नहीं कि एक जनरल इलाज कौन करे? आपको याद होगा वो दौर, आपको याद होगा वो दौर जब सीता सोरेन जी ने खुद ही की सरकार पर किस तरीके से कोयला खनन को लेकर के सवाल उठाए थे, कोयले में भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाए थे। तो आप तो सबसे बड़ी बात है, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि यही हमारे जेएमएम की डेमोक्रेटिक पार्टी की खूबी है कि हम उस पार्टी में विधायक रहते हुए भी वो आवाज उठा रही हैं। आप एक बात बता दो मुझे, बीजेपी की कहीं की सरकार में भी किसकी औकात है कि बोल दे अमित शाह जी के अगेंस्ट या नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट? यहां तो दो जज मर गए। वो ठीक है, ये डेमोक्रेटिक आरोप लगे थे, डेमोक्रेसी का जो हवाला दे रहे हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है, अरविंदर जी, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है वो मुझे लगता है झारखंड की जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी बखूबी जानता हूं। अगर अनडाउटेबल प्रूफ है तो आप एक्शन लें, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में डिसाइड होगा। ठीक है, वो हमेशा ही कहती रही है कि उनकी अवहेलना की गई है, उनको उपेक्षित रखा गया है। सीता सोरेन का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की भाभी जी हैं। ठीक है, ठीक है, ऋषिकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषिकेश जी, राहुल जी ने कहा कि ईडी के पास सबूत है, तो ईडी का सबूत राहुल जी के पास पहुंच गया, ये तो हैरानी की बात है। दूसरी चीज, ईडी के बारे में कुछ तथ्य को जानना चाहिए।
2004 से 2014 तक विपक्ष के राजनेताओं पर केस हुए थे 26, उसमें विपक्ष के नेताओं पर हुए थे 14, 56% रेशियो था। 2014 से 2024 तक राजनेताओं पर केस हुए 121, जिसमें 115 केस विपक्ष के नेताओं पर है। ये दिखाता कि 95% रेट विपक्ष के नेताओं पर केस करने का है। इससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं को दबाने, डराने, धमकाने के लिए करती है। और अरे भाई, तो सबसे ज्यादा सत्ता पर राज भी तो विपक्ष के नेताओं ने किया है। तो अब अगर कोई सरकार बनी है तो पुराने मामले क्या मतलब है कि आपकी जांच न कराई जाए? आपकी सरकार बनेगी तो आप भी दावा कर रहे हैं कि भाई हम भी जांच कराएंगे, आप भी कराइएगा। ये तो अच्छी बात है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताइए कि हेमंता बिश्व शर्मा जिन पर ईडी का चार्ज था, जब तक विपक्ष में थे तो दागी थे, भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में चले गए, मुख्यमंत्री बने। ऋषिकेश जी, मैंने हेमंता बिश्व शर्मा जी का ही पहले जिक्र कर लिया, ठीक है, वो मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अभी जांच जारी है, जांच बंद नहीं हो गई। झारखंड हेमंता बिश्व जी का ही हमने जिक्र किया। आप लोगों ने ही, आपके विधायक ने ही ये आरोप लगाए थे ना कि झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है शर्मा जी की तरफ से, और आपके ही विधायक ने लगाए थे। और पश्चिम बंगाल में किस तरीके से वहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी आपको मालूम है ना? और आप ही के विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया पार्टी से। क्यों किया गया भाई? और आप ही की पार्टी पर आरोप लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक षड्यंत्र रचने की जो कोशिश हुई थी, ऑपरेशन लोटस, उसको हम लोग ने फेल किया। 3 विधायकों पर जांच कमेटी, तीनों विधायकों की गाड़ी में कैश बरामद हो रहा है और विधायक अपनी ही पार्टी पर अपने ही विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। और आप कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस की कोशिश कर रही थी बीजेपी। पार्टी के द्वारा 3 विधायकों पर कार्रवाई हुई थी। हाँ। जब उनको हाईकोर्ट से बेल मिला तब जाके पार्टी ने उनका निलंबन वापस किया। पार्टी आरोप लगते के साथ उनको बाहर का रास्ता दिखाई थी। हाईकोर्ट से उनको बेल मिला, हाईकोर्ट ने कहा कि चलो इनको बेल दिया जाता है, तब पार्टी में वापस उनको लिया गया। दूसरी चीज, झारखंड का एक एग्जांपल देता हूं आपको। आएंगे फिर आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऋषिकेश जी, एफआईआर किसी और ने नहीं कराई थी। एफआईआर में आपके प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस विधायक, सुन लीजिए भाई, प्रदेश अध्यक्ष भी आपके विधायक, आपके एक विधायक 2 गुट हो गए थे ना। प्रदेश अध्यक्ष क्या जाने कौन सा विधायक साहब है, कौन सा पक्ष साहब है, कौन सा जिस किसी के ऊपर आरोप है, वो कोर्ट निर्णय करेगा। नहीं, पता करिएगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी एफआईआर में सहमति जताए थे, वो पहुंचे थे थाने पर। ठीक है, आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आएंगे ऋषिकेश जी, आगे आ रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला है, छोटी सी ब्रेक है ऋषिकेश जी। यहाँ पर ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपका रुख करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार का ये जो दीमक है, भ्रष्टाचारी रूपक, ये आज से नहीं है झारखंड में। तालान जी भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप भी बहुत पाक साफ हैं, दूध के धुले हैं। और ये आरोप तो अभी भी लगातार लगता ही चला आ रहा है कि कैसी भी कोशिश की जा रही है। सवाल यहां पर यह उठता है कि जो बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच क्यों नहीं आगे की जा रही? बीजेपी के नेताओं को क्यों नहीं पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है? उनके घर में दबिश या कुर्की क्यों नहीं की जा रही है? छापेमारी क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि ईडी की कार्रवाई जब झारखंड में चल रही थी तो अगस्त महीने की बात है, हमारे पूर्व विधायक थे गिरिडीह से, उनके परिसर की भी तलाशी दी गई थी, उनके यहाँ छापेमारी की गई। इसलिए ये कोई राजनीतिक विद्वेष की भावना से छापेमारी करना और किसी के खिलाफ ईडी कार्रवाई करे, इसको इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। और जहां तक प्रश्न है कि भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, तो मुझे जहां तक याद है कि जब हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था, उन्होंने कहा था कि विगत सरकार के कार्यकाल में, यानी रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे इस राज्य के, तो बहुत सारे भ्रष्टाचार और हम उसको परत दर परत सामने लाएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब आप बताइए, पूछिए इन दोनों से, जो लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी से और झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कि 4 साल बीत गए इस सरकार, उनके पास एसीबी है, पुलिस है, अन्य एजेंसियां हैं, क्या किसी के खिलाफ एक सबूत मिला सरकार को? लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ विद्वेष की भावना से, सिर्फ बयानबाजी करने के लिए कि रघुवर दास भ्रष्ट थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके मंत्रिमंडल में जो फैसले लिए गए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक जब अगर कुछ मिला नहीं उनके खिलाफ, तो इस आधार पर यह कहना कि पूर्व की सरकारें भी भ्रष्ट थी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो वर्तमान सरकार को किसी ने तो रोका नहीं। अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत हो, कहीं से कोई
दस्तावेज प्राप्त हुआ हो कि अमुक अमुक लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब भारतीय जनता पार्टी तो यह मानती है कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है तो नहीं है, और न खाऊंगा न खाने दूंगा जब प्रधानमंत्री ने कहा तो यह संदेश देश के सभी जनों के लिए है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ के बाकी सबों के लिए यह संदेश है कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, निर्णायक लड़ाई। पिछले 2 साल से मुझे याद है कि आप राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। क्या वो घड़ी नजदीक आ गई है? आपको उम्मीदें जो हैं, आपकी उम्मीदें थी वो अब पूरी होती नजर आ रही हैं क्या? वो वक्त आ गया है? देखिए, राष्ट्रपति शासन की मांग कोई अनायास नहीं है। अगर गवर्नमेंट की मैसनरी फेल कर जाए, ये कोई बात मानने को तैयार नहीं होगा कि मुख्यमंत्री तक वो चीजें नहीं पहुंचती हों, उनके पास गुप्तचर सूचना है कि संथाल परगना में कोई पंकज मिश्रा नाम का व्यक्ति अवैध उत्खनन के माध्यम से करोड़ों रुपए कमा रहा, या फिर कोयला की तस्करी जिस तरह से कोयलांचल क्षेत्र में हो रही थी, इसकी सूचना मुख्यमंत्री तक न पहुंची हो, इसको कौन विश्वास करेगा? लेकिन उसके बाद भी अगर कार्रवाई न हो, एक शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से न निकले और बड़े पैमाने पर पशु तस्करी भी होता रहे, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि भ्रष्टाचारियों की पीठ पर शीर्षस्थ लोगों का हाथ है, जिसके कारण भ्रष्टाचारी ना तो डर रहे हैं और ईडी जैसे जो संस्थाएं हैं उसके खिलाफ साजिश भी रच रहे हैं जेल के अंदर से कि कैसे ईडी के अधिकारी अगर पूछताछ करते हैं तो उनको ट्रैप कैसे किया जाए। तो आप समझिए कि किस स्तर पर उनको संरक्षण दिया जा रहा है कि इतने बेखौफ होकर वो सारे लोग भ्रष्टाचार में दिख रहे हैं, उसके बाद भी सीना चोरी कर रहे हैं। आप ये बात ठीक कह रहे हैं। आपको बता दीजिए योगेश जी, बस क्लोजिंग कमेंट है मेरा। आज जब पूछताछ हो रही है ईडी की, यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने 144 धारा पूरे रांची के लिए लगाई है कि 4 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। लेकिन आप मुख्यमंत्री आवास से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मैदान है, मोरहाबादी मैदान, यहाँ आप जाकर देखें वहां किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरा भीड़ लगाया हुआ है। तो कहाँ गया ये 144 का जो आप इम्पोज कर रहे हैं धारा? बाकी आमजनों के लिए है लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। तो निश्चित रूप से इसीलिए हम कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर हो ब्रेकडाउन हो चुका है, और महामहिम ने भी कई अवसरों पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राज्य में चिंताजनक। ठीक आप कह रहे हैं। मुझे भी याद आ रहा है कि आरोप लगा था जब पंकज मिश्रा पर, और उसके बाद जब पूछताछ के लिए भी बुलाया गया तो स्पष्टीकरण नोटिस तक नहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया, ना तो उनको उनके पद से बर्खास्त किया गया, और जब गिरफ्तारी हुई तब तो खैर बात की बात ही अलग है। राहुल तालान जी, क्या इतिहास रचने जा रहा है झारखंड में? क्योंकि रघुवर दास जी को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अभी तक मुख्यमंत्री अपना पूर्ण कार्यकाल निभा पाया झारखंड में। तो ये तो दुर्भाग्य है ना। देखिए कि अगर जो मुख्यमंत्री कोई अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा तो ये राज्य की जनता का दुर्भाग्य। उसको 1 साल पहले चुनाव में जाना पड़ेगा, चुनाव में जाएंगे तो राज्य के रिसोर्सेज और पैसे लगेंगे, तो ये दुर्भाग्य होता है। ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है किसी को भी। ये पैसे तो राज्य की जनता के लग रहे हैं, हेमंत सोरेन घर से थोड़ी कमाते हैं। देखिए दुर्भाग्य तो झारखंड का है ना कि वो मिनरल रिच स्टेट है, उसके पास बहुत कुछ है जमीन में उसकी में, लेकिन वो गरीब स्टेट है। वहां की जनता का दुर्भाग्य है कि सारे के सारे नेता करप्ट हैं। देखिए ये बोल रहे हैं कि सिन्हा जी बोल रहे हैं कि हमारे कोई आरोप साबित नहीं कर पाए रघुवर दास पे, और ये तो इनकी सरकार में मुख्यमंत्री थे ना सरयू राय, पूरी किताब लिखी है, शायद उन्होंने पढ़ी नहीं है, वो अलग बात है। और फिर हार भी गए मुख्यमंत्री, अगर जो इतने ईमानदार थे तो उन्हीं सरयू राय से हार गए, और वो अपनी सीट छोड़ के जाके लड़े उनके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो सवाल ये है कि इनके मुख्यमंत्री करप्ट थे उस टाइम पे, और करप्शन था। अच्छा देखिए विडंबना तो यही है ना कि इतना रिच स्टेट जिसके पास मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, अगर जो वो कोई देश अलग होता झारखंड तो इतना एक्सपोर्ट करके इतना पैसा कमा लेता, बहुत ज्यादा। मैं सपोज करिए बस इस चीज को, लेकिन वहां के राज्य की फिर भी हालत नहीं सुधर रही है, जनता का जीवन स्तर नहीं सुधर रहा है। इतना कोयला निकलता है, इतना आयरन निकलता है और बाकी चीजें निकलती, क्यों नहीं सुधरता है? सवाल ये है कि इसलिए नहीं सुधरता है क्योंकि करप्शन है, हर जगह करप्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, हर जगह करप्शन है। और अगर जो कोई ये बोले कि नहीं झारखंड में ईमानदार ब्यूरोक्रेसी और ईमानदार नेता है, तो बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल नहीं है। अगर जो इस देश में ईमानदार नेता और ईमानदार ब्यूरोक्रेट होते तो ये देश कहां का कहां पहुंच चुका होता। देखिए 1947 में देश आजाद हुआ, सबसे पहला कौन सा करप्शन हुआ? जीप घोटाला। कौन थे? कांग्रेस के नेता पंडित सुखराम इन्वॉल्व थे और अक्यूज्ड हुए। तो सवाल ये है कि जिस सरकार जो अभी कांग्रेस के ऋषिकेश जी बड़ी दुहाई दे रहे थे बहुत सारी चीजों की, 58 साल से ज्यादा का शासन काल है इनका, आज तक करप्शन नहीं मिटा पाए।
अगर जो करप्शन मिटा चुके होते तो ये देश भी आज अमेरिका की तरह हो सकता था कि होता। रोकेंगे आपको। तालान जी, बड़ी खबर, रांची में सीएम आवास पहुंची 2 टूरिस्ट बसें, इस वक्त की बड़ी खबर। तालान जी, रोकेंगे आपको। रांची में सीएम आवास पहुंची है, 2 टूरिस्ट बसें पहुंची हैं, इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से। जेएमएम विधायकों को दूसरी जगह ले जाने की पूरी तैयारी की जा रही है और पीछे के गेट से दोनों गाड़ियां घुसी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रांची में सीएम आवास पर 2 टूरिस्ट बसें पहुंची हैं और कहा जा रहा है कि दरअसल जेएमएम के जो विधायक हैं उनको इसी बस से दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। और पीछे के गेट से ये दोनों टूरिस्ट बसें घुसी हैं और ये तस्वीर भी सामने आ गई है। आप देखिए कि पीछे के गेट से किस तरीके से बस अंदर जाती हुई नजर आई है। टूरिस्ट बसें ये दोनों, और दोनों बसों से ये कहा जा रहा है कि अब दरअसल जो जेएमएम के विधायक हैं, ये देखिए तस्वीर सामने आ गई है। ये 2 टूरिस्ट बसें हैं जो कि सीएम आवास में प्रवेश करती नजर आ रही हैं और पीछे के गेट से ये प्रवेश कर रही हैं। और इन्हीं 2 बसों से ये कहा जा रहा है कि अब दरअसल जेएमएम के विधायकों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि आरोप लगातार इस बात को लेकर के लग रहा है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। अब बताइए अरविंदर सिंह जी, सवाल वहीं पर आकर के फिर खड़ा हो गया कि आप कह रहे थे कि अगर मगर में हम सवाल नहीं दे पाएंगे। अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं, चीख रही हैं, ये बयां कर रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी पर आप आरोप जाहिर तौर पर लगा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भी कहीं ना कहीं फाड़ नजर आ रही है। कल 4 विधायक शामिल नहीं हुए थे और यही डर है कि बस को लाना पड़ा और विधायकों को अब शिफ्ट करना पड़ रहा है। देखिए, मुझे ये मैं अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है। ये टेम्पो ट्रैवलर्स किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर अपना कुटुंब पूरा बचा के रखना चाहते हैं, एकजुट रखना चाहते हैं, क्यों ये बसेस अगर विधायकों को, अगर आप जैसा संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ले जाया जाएगा, एक जगह रखा जाएगा, तो आप ये सोचिए कि क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पैसे की जो ताकत है वो बड़ों का ईमान डुला सकती है। और ये पहली बार इंडिया में नहीं हो रहा है, और जगह पे हो चुका है। इसलिए ये डर है कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी, खरीद फरोख्त मोस्ट प्रोबेबली ये किया गया है। बट मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आप कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तालान जी से हम समझ लेते हैं। राहुल तालान जी, वो डर सताने लगा अब झारखंड में, क्योंकि 4 विधायक कल नहीं पहुंचे हुए थे। आरोप लगातार ये लग रहा है बीजेपी पर तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आखिर इन विधायकों को तो भी टेंशन होगी, अपने भविष्य की टेंशन होगी कि आखिर क्या होगा अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं, उनका सियासी भविष्य क्या होगा आगे। अगर जो हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाते हैं, जो मुझे लगता है कि होने वाले हैं, बिल्कुल वो कोई ज्यादा देर है नहीं उस चीज में। अगर जो गिरफ्तार हो जाते तो सरकार जरूर बचानी पड़ेगी। अगर जो सरकार नहीं बचाएंगे, जो भी अभी तक के कारनामे हैं उनको मिटाने के लिए, चीजों को हटाने के लिए, सबूतों को हटाने के लिए टाइम भी तो चाहिए। तब सरकार में रहेंगे तभी टाइम मिलेगा ना। अगर जो सरकार से चले गए तो वो चीजें वैसे ही रह जाएंगी। तो कोई भी सरकार इतनी जल्दी नहीं गिर सकती है। अगर जो सरकार इतनी जल्दी गिर रही है और आपको लगे कि वो सरकार बचाने की जद्दोजहद लगातार करनी भी चाहिए उनको। एक पॉलिटिशियन का एक कर्तव्य है भारत में कि वो अपने भ्रष्टाचार के जितने भी कमाई है उस पर पर्दा डाले कम से कम इस देश में। अगर जो पर्दा डालने की कोशिश है, 1 आध साल उनकी सरकार बच जाती है तो वो डाल देंगे पर्दा। फिर आप सबूत ढूंढते रहिए, जैसे सिन्हा जी बता रहे हैं कि हमारे खिलाफ तो सबूत ही नहीं थे। क्योंकि आप सारे जब जाएंगे ठीक बात है, फिर उसके बाद यही हो जाएगा कि सबूतों के अकाल में, सबूतों के अभाव में आप कार्रवाई करेंगे क्या। समय का अभाव है राहुल जी, इसलिए आपको यहाँ पर रोक कर रहे हैं आपको। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में समय देने के लिए। तो लगातार झारखंड में सियासी संकट अब गहराता नजर आ रहा है। अब 2 बसें मुख्यमंत्री आवास पहुंच गई हैं और ये बताया जा रहा है कि इन बसों से जेएमएम के विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा किसी दूसरी जगह। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद अब निकल कर क्या कुछ सामने आता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।